वर्ष 2015 जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर भारत का भूगोल पार्ट ए में पहला जो प्रश्न आया हुआ है, पहला प्रश्न दे रखा है दक्कन ट्रेप क्या है। तो दक्कन ट्रेप क्या है, तो भारत का जो दक्षिणी जो पेनिनसुला है जिसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, तो वहाँ पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में एक काफ़ी क्रिटिशियस काल से लेकर ईओशियन युग का जो दरारी उद्भेदन हुआ था, जब भारत जो है रीयूनियन के पास था, मेडागास्कर के पास, तो उस समय यहाँ पर लावा का जो जमाव हुआ, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो दक्कन ट्रैप है वो बेसिकली जो है वह प्लेट्यू रीजन है जो भारत के पेनिनसुला रीजन में पाया जाता है, जहाँ पर काली मिट्टी मिलती है या फिर लावा का जमाव मिलता है। नेक्स्ट जो है वह दे रखा है पूर्ववर्ती अफवाह। पूर्ववर्ती अफवाह का अर्थ है जो बेरिल आने के पहले भी बहती थी। उदाहरण के स्वरूप पर देख लेते हैं कि वे नदियाँ जो बीच में अवरोध आने से पहले ही बह रही थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो आपने देखा होगा कि कुछ नदियाँ ऐसी थी, जैसे कि ये नदी बह रही थी। अब नदी काफ़ी समय से बह रही थी, लेकिन फिर बीच में से कह सकते हैं उत्थान होता है, और उत्थान के कारण क्या होता है कि वहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे कि कुछ नदियाँ ऐसी है भारत के अंतर्गत जो पहले से हिमालय से बनने से पहले भी बह रही थी, लेकिन हिमालय के पहले से ही ये नदियाँ बहती थी और बीच में बाद में हिमालय बन गया। तो जो पहले से ही अपने रास्ते पर बह रही थी, उनको हम कह सकते हैं वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, जो इस अवरोध से पहले बहती थी। तो ये इस हिमालय को काट कर जो है वह भारत के अंतर्गत प्रवेश करेगी। मुख्य रूप से ट्रांस हिमालयन या जो तिब्बतियन क्षेत्र से आने वाली जितनी भी जो रिवर्स है वो सारी की सारी इसी के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह भारत में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण। अब सीमेंट का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन का अर्थ होता है कि कहीं किसी स्थान पर ही कोई उद्योग कैसे लगाया जाएगा, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। बेसिक फैक्टर्स जो है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की बात करें, सीमेंट के अंतर्गत जो है वह चूने के पत्थर का प्रयोग होता है, कोयले का प्रयोग होता है, जो कि वजन में काफ़ी भारी होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लगता है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मुख्यतः जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है वह आपका बाजार है, फिर आपको कैपिटल की आवश्यकता, आपकी जेब में पैसा भी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसे इफेक्ट करती है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, तो ये सारे के सारे जो है वह स्थानीयकरण के कारक है। फिर है भारत के शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट का अर्थ होता है वे फॉरेस्ट जो आपके ऐसे फॉरेस्ट या फिर ऐसे वन जो बारिश आने से पहले या गर्मियों आने से पहले अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। रीजन क्या रहता है कि उसको वाटर जो है, जो ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को अपना गिरा देते हैं। तो बेसिकली भारत के अंतर्गत जो है शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे, तो वे एरिया जहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी गर्मी पड़ती है और गर्मी के बाद बारिश होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से क्षेत्र हैं? इन्हें पतझड़ी या मानसूनी वन भी कहते हैं। मुख्य रूप से जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पर पाया जाता है। शुष्क काल में पत्ते गिरा देते हैं। तो ऐसे जो भाग कौन कौन से हैं, तो विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार, असम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार के वन मिलते हैं। सागवान, चंदन, महुआ, आंवला, आम, शीशम, बांस, ये सारे के सारे जो है वो इस प्रकार के वनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है पार्टलैंड। पार्टलैंड या पाटभूमि। पाटभूमि पार्टलैंड है क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 5 की बात कर रहा हूँ। पार्टलैंड या पाटभूमि। पाटभूमि जो है वह हजारीबाग, कोडरमा का जो क्षेत्र है, बेसिकली ये जो है छोटा नागपुर का पठार है। तो पाट यानी जो पठार जो होता है उसको पार्टलैंड कहा जाता है। जैसे कि हम पाट के लिए हम टर्म लेते हैं कि पाट, जैसे कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम पाट कहते हैं। तो इस प्रकार का जो पार्टलैंड है वह छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है, जो काफ़ी मिनरल रिच एरिया है, काफ़ी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं और भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि जर्मनी का रूर प्रदेश के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा कोल एंड आयरन के डिपॉजिट है, वो भी भारत में इसी यहाँ पर भी पाए जाते हैं। फिर है भारत का विदेशी व्यापार का संगठन। भारत के विदेशी व्यापार का संगठन का अर्थ होता है कि भारत जो है वह दूसरे देशों के साथ व्यापार जो है वह किस तरीके से करता है, कौन कौन से देश है या कौन कौन से व्यावसायिक जो संगठन है उससे ये अपना संबंध रखता है और उसके साथ जो है वो फ्री ट्रेड की पॉलिसीज़ को अपनाता है। फिर है भारत के आंतरिक जलमार्ग। अब भारत के आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो भारत के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर मुख्य रूप से आपके सबसे पहले जो है यहाँ पर जलमार्ग विकसित हुए। अब यहाँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जलमार्ग हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक जो गंगा नदी पर है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया से धुबरी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 2 है। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कोलम से कोटारम जो है। नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है काकीनाडा से मरक्कानम जो है वहाँ तक है। नेशनल हाईवे नंबर 5 जो है तलचर से धमरा तक है। तो 5 नंबर जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये ब्राह्मणी जो डेल्टा है कैनाल से वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे नंबर जो 6 है वह लखीमपुर से आपको मिलेगा भंगा तक, यानी
आपको कहाँ पर, तो नंबर 1 जो है देखिएगा, नंबर 1 जो है वो कहाँ पर है, तो ये नंबर 1 जो है गंगा नदी पर बना हुआ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नंबर 2 जो है वह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो यहाँ पर असम के अंतर्गत सदिया से लगाकर यहाँ पर दुबरी तक है। नंबर 3 जो है कोलम से कोटापुरम, तो नंबर 3 जो है वो कहाँ पर है, तो ये कोलम से यहाँ पर कोटापुरम यानी केरला के अंतर्गत है। नंबर 4 जो है काकीनाडा से मरकनम, तो काकीनाडा से मरकनम यानी ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत नंबर 4 चलता है। नंबर 5 जो है तलसर से धमरा, तो 5 नंबर जो हाईवे है नेशनल वाटरवे नंबर जो है वह आपके तलचर असम से यहाँ तलचर जो है वेस्ट बंगाल से यहाँ तक ये आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 6 नंबर जो है लखीमपुर से बगा, तो 6 नंबर जो नेशनल वाटरवे जो है लखीमपुर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो लखीमपुर जो है शिवगंगा जो है इन प्रोसेस जो है जिसके अंतर्गत आपको आसाम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा लगभग 121 किलोमीटर है। तो ये अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इस हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो वाटरवे जो है वह नेशनल हाईवे नंबर 1 है 1620 किलोमीटर। दूसरे नंबर जो है नेशनल हाईवे नंबर 4 नेशनल वाटरवे जो है वह आपका 1078 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जो है नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। चौथे नंबर पर जो है नेशनल वाटरवे नंबर 5 है। फिर 5वें नंबर पर आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3 है। और छठे नंबर पर जो है सबसे छोटा जो है वह बराक नदी के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पर नदियों के नाम भी हमने साथ साथ देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है जो है आपके नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो नॉर्वेस्टर जो है एक प्रकार के तूफान है जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आते हैं। और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत इस प्रकार के जो तूफान होते हैं उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बारिश होती है, तो उसे हम नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। बॉडईचिला असम के अंतर्गत कहा जाता है और ये भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा बारिश करते हैं। कि चाहे बॉडईचिला कहा जाए असम में, इसी नॉर्वेस्टर को कहा जाता है, तूफानों को कहा जाता है, चाहे काल बैसाखी कहें, चाहे नॉर्वेस्टर कहें, तो ये तीनों ही जो है वह भयंकर तूफान जो है यहाँ पर आते हैं। फिर है मृदा का लवणीकरण, तो मृदा के लवणीकरण की जो प्रक्रिया है यानी मिट्टी के अंतर्गत जो है नमक के तत्वों की मात्रा का बढ़ जाना, तो उसे मृदा का लवणीकरण कहते हैं। इस प्रकार की जो समस्या है वो ज़्यादा पानी पिलाने यानी फसलों को बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हैं, तो उस समय यहाँ पर देखी जाती है। प्रश्न संख्या 10 है कयाल किसे कहते हैं, तो जो लेगून्स होते हैं उन्हें केरला के अंतर्गत कयाल कहते हैं। कयाल को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे कि ये कोस्टल एरिया है और कोस्टल एरिया के अंतर्गत इस प्रकार से पानी जो है वह अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर मैं वापस बनाऊंगा, जैसे कि ये भारत का कोस्ट है और भारत के अंतर्गत ये जो है भाग, अब ये जो अंदर की तरफ पानी चला गया यानी हम अंदर का जो भाग है यानी पानी जो रहता है वह अंदर की तरफ, यहाँ पर सी जो एरिया है वह लैंड एरिया के अंदर चला जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं कयाल या लेगून के नाम से जानते हैं। एंड डेल्टा में क्या फर्क होता है हल्का सा देख लीजिएगा। एस्टोरेज में यानी पार्ट ए के अंतर्गत देखिएगा रिवर का डेल्टा जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन हो रखा है। एस्टोरेज में रहेगा पानी जो है वो काफ़ी गहराई तक रहेगा यानी पानी जो है वो सीधा सी के अंतर्गत मिल रहा है, उसमें डिपोजिशन वर्क बहुत कम हो रहा है। ऐसा कब होता है कि जब सी और जो सरफेस है उसके बीच में जो गैप है वो कम होता है, गैप कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज ढाल होता है, तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो भारत में इस प्रकार के जो एस्टोरेज है वो मुख्य रूप से आपको ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी के किनारे मिलती है। यानी भारत में वो सभी नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती वो सारी की सारी जो है वह एस्चुरी बनाती हुई देखने को मिलती है। बेसिकली इस प्रकार की एस्चुरी जो है वेस्टर्न घाट की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। एस्चुरीज देखिएगा मैन जो एस्चुरीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एस्चुरीज जो है कहाँ पर बेसिकली मिलती हैं, तो बेसिकली देखिएगा साबरमती, माही, नर्मदा और तापी वाला ये रीजन है, यहाँ पर आपको एस्चुरीज देखने को मिलती है। इसी प्रकार से गोवा के अंतर्गत जो मांडवी है वह भी एस्चुरी बनाती है और इसी प्रकार से कोलकाता के पास जो हुगली नदी है वह भी एस्चुरी को क्रिएट करती है। यहाँ पर जो अरेबियन सी के अंतर्गत देखिएगा जो वाटर जो है वह सीधा, जैसे माही नदी है जो आपके सीधा अरब सागर के अंतर्गत यहाँ पर गिर रही है, नर्मदा जो है भरूच के पास और तापी जो है सूरत के पास, जो यहाँ पर एस्चुरीज को है यहाँ पर क्रिएट करती है। नेक्स्ट है पूर्वी वह पश्चिमी हिमालय की वनस्पति के अंतर्गत क्या अंतर है, तो पूर्वी जो हिमालय है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई जो है वह हिमालय की जो है वह देखेंगे तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ऊंचाई के अंतर्गत थोड़ी सी आपको कमी या फिर जो ऊंचाई जो है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो चौड़ाई है हिमालय की वह आपको कम घटती हुई देखने को मिलेगी। तो वनस्पति जो डिपेंड करती है, जैसे कि अगर हम देखें तो हिमालय जो है वह इस प्रकार से फैला हुआ है। जो नॉर्थ की तरफ जो है यानी जो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ का जो इलाका है वो काफ़ी चौड़ा है, और इस तरफ आप जाएंगे असम अरुणाचल की तरफ तो वहाँ पर संख्या है, लेकिन जो हाईएस्ट पीक्स जो है वो आपको इस एरिया के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो हाइट के हिसाब से देखिएगा यहाँ पर वनस्पति जो है वो आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड जो है वह भी एक फैक्टर होता है वनस्पति को प्रभावित करने का, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई के आधार पर वनस्पति का जो प्रकार है वह बदलता रहता है।
टर्सरी को जो अलग कोयला जो है, कोयले को बुक बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है गोंडवाना काल का कोयला। गोंडवाना काल का जो कोयला है वो आपको दामोदर घाटी के आसपास के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल झारखंड के अंदर मिलेगा। और दामोदर के साथ ही सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, यहाँ पर सारी की सारी जो नदी घाटियों के अंतर्गत जो मिल रहे हैं वो सारे के सारे गोंडवाना काल के, यानी बेसिकली ये जो है वह आपको साउथ रीजन के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन जो टर्सरी काल का जो कोयला है वो भारत के अंतर्गत जितना भी जो कोयला मिलता है उसका लगभग 2% जो है वो टर्सरी काल का मिलता है। तो टर्सरी काल का जो कोयला है वो मुख्य रूप से आपको नॉर्थ के अंतर्गत, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मिलता है। दक्षिण में केवल एक तमिलनाडु है, वहां पर आपको इस प्रकार का कोयला मिलता है। इस प्रकार के कोयले का यानी टर्सरी के अंतर्गत आपको लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो टर्सरी काल का कोयला है वह आपको बेसिकली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर है भारत में शक्कर उद्योग का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो शुगर इंडस्ट्रीज का मेन जो सोर्स होता है भारत के संदर्भ में देखें तो गन्ना है। तो जहाँ कहीं पर भी गन्ना होगा, क्योंकि गन्ना जो है वह भी भारहास, यानी इसको जो प्रोसेस में लाते हैं तो उसका वेट जो है वो लॉस होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं पर भी गन्ना उत्पादित होता है वहीं पर इसे उत्पादित किया जाता है, यानी वहीं पर आपको शुगर फैक्ट्री देखने को मिलेगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं लगे और गन्ने को उसमें से रस, यानी उसकी पिराई जो होती है, पिराई का अर्थ होता है रस निकालना, तो रस जल्दी से निकाला जा सके। तो इसके स्थानीयकरण का कारक है कि रॉ मटेरियल जहाँ पर मिलेगा, यानी गन्ना जहाँ कहीं पर मिलेगा वहाँ पर उसे एस्टैब्लिश किया दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें शक्कर उद्योग के अंतर्गत देखिएगा रसायन की भी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, श्रमिक की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, सस्ता श्रम चाहिए, बिजली भी चाहिए। तो इस प्रकार के ये स्थानीयकरण की कारक है। नेक्स्ट है दामोदर वैली कारपोरेशन। तो दामोदर वैली कारपोरेशन जो है वह कारकोल जो नदी है, स्वर्ण रेखा जो नदी है, यानी दामोदर वैली जो है उसके आसपास में नदियों पर एक टेनेसी घाटी परियोजना है, उसके बिहाफ पर इस प्रकार की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य जो है वह मल्टीपर्पज यानी बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर इस प्रकार की योजना का निर्माण किया गया है। तो मुख्य रूप से आपको देखें तो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत इसको बहुत ज़्यादा बिजली मिलती है, या वेस्ट बंगाल के साथ कह सकते हैं कि कोलकाता वगैरह के अंतर्गत इसको बिजली प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है भारतीय कृषि की समस्या है। भारतीय कृषि की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भारत की जो कृषि सबसे बड़ी तो है वह मानसूनल है, बारिश पर आधारित होती है। बारिश अच्छी होगी तो बारिश जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसके अलावा जो है परंपरागत साधन आज भी हम कह सकते हैं जो प्राचीन जो विधियां हैं उसका प्रयोग करते हैं। खाद जो है उसकी उपलब्धता कम है, सब्सिडेंस प्रकार की है, यानी ज़्यादातर हम जो कृषि करते हैं उसको हम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। व्यापारिक फसलों का हम कम बोते हैं। खाद्यान्न फसलें जो हमारी खाद्यान्न आपूर्ति करती है उन फसलों को बोते हैं। इसके अलावा भी कृषि आकार जो जोत है, यानी जो खेती है वह जोतों का आकार काफ़ी छोटा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्या इसके अंतर्गत लिखी जा सकती है। फिर है भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व जहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर एरिया छोटा है, और एरिया छोटा है उसके कंपेयर में वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली बिहार रहेगा, बिहार, वेस्ट बंगाल जो एरिया है उसको अंदर रखेंगे। इसके अलावा जो है केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आप दिल्ली को रख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे के सारे यहाँ पर हाई डेंसिटी वाले रीजन्स वाले देखने को मिलेगा। बेसिकली जो प्लेन्स वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। फिर है भारत में वायु मार्गों के विकास की दशा और समस्या है। तो भारत के अंतर्गत देखिएगा ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। तो सबसे पहला जो है इसको अफोर्ड करने वाले बहुत कम हैं। दूसरा कह सकते हैं कि दशा का अर्थ होता है कि ये डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी लेट यहाँ पर भारत के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है। फिर भी यहाँ पर देखें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की यहाँ पर वाटर जो एयरवेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम्स की बात करें तो समतल क्षेत्र चाहिए, मौसम बिल्कुल साफ चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पर लगभग मिल जाता है। फिर भी यहाँ पर विविधताएँ यानी डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ पर कहीं पर इसे जैसे कि हिली रीजन्स है या फिर जो जंगल वगैरह है तो वहाँ पर इसे स्थापित नहीं किया जाता है। फिर है मध्य गंगा मैदान के ऊंचावच और अफवाह। ऊंचावच का अर्थ होता है कि वहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ, पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं, और अफवाह का अर्थ होता है कि वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। उस गंगा के मैदान को हम बेसिकली जो है वह 3 भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। तो गंगा मैदान जो है जैसे कि जो बिहार और वेस्ट बंगाल तक का जो भाग है, तो पश्चिमी जो मैदान होता है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पश्चिमी मैदान है उसे तो हम रुहेलखंड कहते हैं, और जो पूर्व का है उसे अवध का मैदान कहते हैं। लेकिन हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग को थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि हिमालय से, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, अब हिमालय से निकलते ही सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर जो मैदान बनेगा उस मैदान को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम ऊपरी गंगा का मैदान। तो यहाँ पर हिमालय के जस्ट नीचे आपका शिवालिक है, तो शिवालिक के दक्षिण के अंतर्गत और प्रायद्वीपीय पेनिनसुला के ठीक ऊपर की तरफ का जो भाग है, यहाँ पर गंगा, यमुना, रामगंगा ये नदियाँ बहती हैं। फिर रहता है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान हो गया ये वाला भाग, इसके ठीक नीचे, मतलब ये हो गया आपका हिमालय। हिमालय के बाद हो गया अपर गंगा प्लेन, फिर मिडिल गंगा प्लेन। अब मिडिल गंगा प्लेन के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से आपको यूपी और बिहार, यानी यहाँ पर आएगा यूपी और बिहार, यूपी और बिहार वाला रीजन है। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जैसे कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा जो क्षेत्र है सबसे नीचे वाला लोअर,
ठीक है, लोअर गंगा प्लेन। तो लोअर गंगा प्लेन के अंतर्गत ये जो रहेगा, ये रहेगा आपका वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। तो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत इसको रहेंगे, ये आपका यूपी का वेस्टर्न यूपी लिख देता हूँ मैं, और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। तो अभी जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, वह पूछा गया है कि मिडिल गंगा प्लेन। तो मिडिल गंगा प्लेन के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो रहेगा वह उत्तर प्रदेश और बिहार का चित्र रहेगा। यहाँ पर नदी का ढाल काफ़ी धीमा हो जाता है, तो हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। कोसी नदी को हम यहाँ पर का सौरो ऑफ दी बिहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था। तो कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था केवल इकोनॉमिक, कश्मीर वैली कहाँ है, तो कश्मीर जो है वैली जो है वह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। और यहाँ भी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रखा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हैंडमेड जो आपके घरेलू जो कुटीर उद्योग हैं वो काफ़ी डेवलप है। वहाँ पर हाथ से बनाई बनने वाली चीज़ों का यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स है और फल जो है उसकी खेती की जाती है। और सैफ्रॉन यानी केसर की खेती के लिए यहाँ पर करेवा नाम की एक मिट्टी पाई जाती है, जो बेसिकली एलुविल डिपॉजिट है, यानी जलोढ़ निक्षेप है, जहाँ पर सैफ्रॉन या जाफरान या केसर की खेती की जाती है। पार्ट सी, हिमालय प्रदेश का स्थलाकृतिक स्वरूप। तो हिमालय क्षेत्र को हम उसकी जो टोपोग्राफी है उसके फिजियोग्राफिक जो फीचर्स है उसको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि ट्रांस हिमालय के बाद आपका जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय है, इसमें डिवाइड किया जा सकता है। फिर एक सिडनी बुरार्ड का भी एक वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत वह कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस प्रकार से हिमालय का जो रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसके अंतर्गत हम समझा सकते हैं। फिर है भारत में कागज़ और लुगदी उद्योग। तो कागज़ और लुगदी उद्योग जो है वह बेस जो रहता है वह डिपेंड करता है कि जो वन है या फिर जो लकड़ी है, सॉफ्ट जो लकड़ी है जहाँ कहीं पर भी मिलेगी वहाँ पर सॉफ्ट लकड़ी जहाँ मिलती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर आपको हार्ड लकड़ी मिलती है। उद्योग के अंदर वही है स्थानीयकरण के कारक, जहाँ कहीं भी पूछे वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल लेना है, फिर बाजार लेना है, ट्रांसपोर्टेशन लेना है, वाटर सप्लाई लेना है, इलेक्ट्रिसिटी लेना है, कैपिटल यानी पूंजी की बात करनी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करनी है। तो ये सारे के सारे हैं यहाँ पर फैक्टर्स रहेंगे। फिर है कपास। तो कपास जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास के लिए पहले तो सबसे पहले परिचय, फिर उसकी जो किस्में हैं, किस्में के बाद जो रहता है वो रहता है कि इस फसल के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या चाहिए ना, टेम्परेचर जो है वो कितना चाहिए और बारिश की मात्रा कितनी चाहिए। तो बारिश पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता शुरू के दिनों में रहती है। फिर धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि जब पकने लगता है तो उस समय बारिश की मात्रा कम हो, 200 दिन लगभग पाला रहित हो। तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके यहाँ पर सीधा सा है कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। फिर है भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है। तो डेफिनेटली असमान है। उसका पीछे कारण क्या है कि कहीं पर हिली रीजन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर डेजर्ट है और कहीं पर प्लेन्स है। तो प्लेन्स में आपको हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें माउंटेन रीजन तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगा। फिर है मालाबार तटीय का प्रादेशिक वृत्तांत लिखें। तो मालाबार जो कोस्टल रीजन है वो बेसिकली कहाँ पर है, तो मालाबार जो है वह आपका केरल मैंगलोर वाला हिस्सा है। वहाँ पर आपको इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रादेशिक वृत्तांत कि वहाँ पर पहले तो उसकी फिजियोग्राफी की बात करें तो कोस्टल रीजन है, फिर उसकी इकोनॉमी की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर फिशिंग रहेगा। इसके अलावा नारियल वगैरह की खेती की जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो ये आपके 2015 के दोनों पेपर जो है वह कंप्लीट होते हैं।